गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा कि ऑडिट करने से पहले क्या क्या प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं ऑडिट प्रोग्राम के, एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ऑडिट प्रोग्राम कैसा दिखता है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या रेमेडीज़ हैं। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसे हम कहते हैं ऑडिट नोटबुक। तो बेटा जब ऑडिट किया जाता है तो एक ऑडिटर के पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिस पर उसे एक स्पष्टीकरण की ज़रूरत होती है, या ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कल को आपको यूज़फुल हो सकते हैं। अब ऑडिटर सारे पॉइंट्स को तो याद नहीं रख सकता, इसीलिए एक ऑडिटर ऑडिट करते हुए अपने पास एक नोटबुक रखता है जिसे कहते हैं ऑडिट नोटबुक। तो जब वो ऑडिट करता है तो ऑडिटर उस नोटबुक के अंदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। कई बार क्या होता है, ऑडिटर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लेन पेपर्स पर भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑडिट नोट्स। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑडिटर सेपरेट नोटबुक को बनाता है। क्या क्या हो सकता है ऑडिट नोटबुक के अंदर? कुछ चीज़ें हैं जैसे अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कंपनी के केस में क्या क्या हो सकते हैं, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट बुक्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्टनरशिप के केस में क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ जो आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया उसकी कॉपी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द बिजनेस। कोई भी तकनीकी चीज़ आपने यूज़ किया या कोई नई शब्दावली आपने यूज़ की है तो उनकी डिस्क्रिप्शन, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन की है उनकी लिस्ट ले लो, एक्चुअल वर्क जो किया है उसकी डिस्क्रिप्शन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर को रेलिवेंट लगती है वो ऑडिटर अपने ऑडिट नोटबुक में नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या है ऑडिट नोटबुक की? सबसे पहले इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में और ऑडिटर के ऊपर चार्ज लगता है कि उसने अपना काम नेग्लिजेंस, लापरवाही से किया, तो ऑडिटर जो है वो अपनी ऑडिट नोटबुक को कोर्ट में एविडेंस की तरह से दिखा सकता है कि मैंने जो अपना काम है वो पूरी सतर्कता से, पूरी डेडिकेशन के साथ किया है। फैसिलिटेट्स ऑडिट वर्क, ये बेटा ऑडिट वर्क में सहायक है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर लिखे हुए हैं, तो इसीलिए ऑडिट वर्क जो है वो स्मूथली हो सकता है। और क्या हो सकता है, कल को कोई एम्प्लॉय चेंज हो गया, कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर चला गया, तो भी ऑडिट वर्क में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। क्लियरली असेसेस द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क। बेटा ऑडिट नोटबुक बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि ये ऑडिटर को ये दिखाती है कि कितना काम कंप्लीट हो गया है, कितना अभी भी पेंडिंग है। तो ऑडिट वर्क की जो प्रोग्रेस है वो साफ साफ दिखाई देती है आपको। वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी ऑडिटेड अगेन इन फ्यूचर। कल को अगर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से ऑडिट करवानी है तो ये आपको बहुत सहायक होगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, पहले क्या हुआ था, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंट पिछले फैक्ट्स हैं, वो सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बेटा कल को अगर बनाना है तो सारे बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑडिटिंग के जो हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाने में भी सहायक है। यूजफुल इन सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिटर बेटा ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है अंत में, तो उसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने होते हैं, अपने जो भी उसने ऑडिट के दौरान ऑब्जर्व किए वो सारे फैक्ट्स उसे इंक्लूड करने पड़ते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो उस टाइम पर जो ये नोट्स हैं ये उसको बहुत हेल्प करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेटा ऑडिट नोटबुक की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन अगर कोई नेग्लिजेंट ऑडिटर है, लापरवाह ऑडिटर है, तो उसके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ऑडिट नोटबुक उसे साफ दिखा देगी, उसकी एंट्रीज उसे साफ दिखा देंगी कि इसने अपना काम जो है वो सतर्कता से नहीं किया, और अगर इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डैमेज फेस किया है तो वो डैमेज ऑडिटर को ही भरना पड़ेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अब बेटा कोई ऑडिटर है, वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, लेकिन उसने ऑडिट नोटबुक नहीं बनाई, या ऑडिट नोटबुक तो बनाई लेकिन उसमें पूरी एंट्रीज नहीं की,
टाइम नहीं था या कोई और रीज़न है और उस पर चार्ज लग गया कि इसने अपना काम लापरवाही से किया, तो बेटा वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि उसने जो अपना काम है वो अच्छे से किया, वो कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। बेटा जब ऑडिट करवाया जाता है ना, तो बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी ऑडिट नोटबुक है, कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट्स हैं, जो ऑडिटर यूज़ करता है और उसने अपने पास रख लिए हों ऑडिट की कंप्लीशन के बाद, और वो नेसेसरी ना हो क्लाइंट को रिटर्न करने, उन्हें हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द रिटन प्राइवेट मटेरियल, ये प्राइवेट मटेरियल है, ऑडिटर का खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, विच एन ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर ईच ऑडिट, हर ऑडिट के लिए ऑडिटर उस मटेरियल को तैयार करता है। दे डिस्क्राइब द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, जो भी इंफॉर्मेशन उसे क्लाइंट से मिली, द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन यूज्ड, क्या क्या तरीका उसने यूज़ किया, उसके कॉन्क्लूजन्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसे हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। बेसिकली सारी चीज़ें, सारे कागजात जो ऑडिटर ने बनाए और उसने ऑडिट खत्म होने के बाद भी अपने पास रख लिए, इसे हम ऑडिट वर्किंग पेपर कहते हैं। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर? बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम जो है उसकी कॉपी, ऑडिट नोटबुक, ऑडिटर का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो, ऑडिट प्रोग्राम को लेकर उसने किसी से कोई बातचीत की है, कोई लेटर्स दिए हैं, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस की है, डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, ऑर्गेनाइजेशन के कोई रूल्स हैं, कोई वाउचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई एक्सप्लेनेशंस हैं, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिटर ने तैयार किए हैं ऑडिट के दौरान, उन्हें हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिट वर्किंग पेपर के, देखते हैं। इट डिपिक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन। बेटा ऑडिटर और उसके स्टाफ ने जो जो काम कर लिया है उसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं ऑडिट के वर्किंग पेपर। कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस, जब भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है या कोई कोर्ट प्रोसीडिंग आती है फ्यूचर में, तो ये पेपर्स को आप एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हो। इन पेपर्स के थ्रू बेटा ऑडिटर ना ये दिखा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई कमजोरियां हैं, या अकाउंटिंग मेथड जो वो यूज़ करते हैं वो एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट हैं, और उसी के सजेशंस भी दे सकता है कि अगर कमज़ोरी है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इनएफिशिएंसी है तो उसे कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं। हेल्पफुल इन केस द अकाउंट्स हैव टू बी ऑडिटेड अगेन। अगर बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को आपको दोबारा से ऑडिट करना पड़ रहा है, तो उस वक्त पर ये जो ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स है ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें क्या क्या गलतियां थी या क्या क्या बातें कही गई थी। कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट इन डिस्कशन। जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपको क्लाइंट के साथ कोई बातें डिस्कस करनी है, तो उस टाइम पर ऑडिट वर्किंग पेपर्स को आप संदर्भ के तौर पर बात कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट, कि भाई इस बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। जो ऑडिटर के क्लर्क्स हैं, उसका स्टाफ है, वो ना ऑडिट के वर्किंग पेपर्स को यूज़ करते हैं। ये वर्किंग पेपर्स बेसिकली उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि काम कैसे करना है। तो इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स को देखकर ऑडिटर भी ये जज कर सकता है कि स्टाफ ने जो अपना काम है वो एफिशिएंसी से किया है, सारे ऑडिटर के ऑर्डर्स फॉलो करके किया है या नहीं किया है। फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ वर्क। अब अगर एक एम्प्लॉय छुट्टी पर जा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, तो दूसरा एम्प्लॉय जो है वो उसका काम बहुत आसानी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर वर्किंग पेपर्स मेंटेन्ड है जो उसे काम सिखा सकते हैं। नेसेसरी इन केस ऑफ लीगल कंपल्शंस। कई बार बेटा बहुत सारी लाइसेंस ऑब्टेन करना है, कोई टैक्स असेसमेंट करनी है, तो कई बार लीगली कंपल्सरी होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना। हेल्पफुल टू ऑडिटर। ये जो वर्किंग पेपर्स हैं बेटा ये परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं। कल को अगर सपोज ऑडिटर के खिलाफ किसी ने केस फाइल कर दिया कि इसने अपना काम लापरवाही से किया है, तो वो अपने ऑडिट वर्किंग के पेपर्स को जो है एविडेंस के तौर पर रख सकता है।
गुड वर्किंग पेपर के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कंप्लीट होने चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर फैक्ट्स, बेटा जितनी चीज़ें, जो तथ्य उसके अंदर लिखे हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और वो बहुत आसानी से और जल्दी समझ आ सके, इस तरह से लिखे जाने चाहिए। अरेंज सीरियली, वर्किंग पेपर्स जो हैं वो सीरियल नंबर के अनुसार अरेंज होने चाहिए। अगर वो नहीं अरेंज होते तो बहुत टाइम लग जाता है, कई बार कोई पर्टिकुलर तथ्य, आपको कोई फैक्ट ढूंढना है तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। गुड क्वालिटी पेपर्स, जो वर्किंग पेपर जिस पर लिखा जाएगा, जो पेपर यूज़ करोगे ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का पेपर है, फट गया, ख़राब हो गया जल्दी से, क्योंकि इनको बार बार यूज़ करना पड़ता है। इट शुड बी बाउंड प्रॉपरली, वो अच्छे से बंधे होने चाहिए और एक ही जगह पर रखे होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स नोट करने चाहिए आपको ऑडिट वर्किंग पेपर्स के? बेटा कोई प्री डिटरमाइंड रूल्स नहीं है, पहले से सेट रूल्स नहीं है कि वर्किंग पेपर इसी तरह से बनने चाहिए, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही वर्किंग पेपर्स में लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है लेकिन बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आप उसके अंदर लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं। सिर्फ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें लिखी होनी चाहिए। स्पेसिफिक एंड क्लियर, जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है ना बेटा वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और साफ साफ ऐसे लिखे होने चाहिए कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पष्ट इंफॉर्मेशन ही उसके अंदर मेंशन्ड होनी। ये ऐसे होने चाहिए कि इन पेपर्स के बेसिस पर ही ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट को आसानी से बना सके, या कोई इंसान जॉब छोड़कर जा रहा है तो कोई दूसरा जो उसकी कैपेसिटी में आएगा वो सीधा टेक ओवर कर ले इन्हीं पेपर्स को पढ़कर। पर्सन प्रिपेयरिंग शुड पुट सिग्नेचर ऑन दैम, बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए ये भी नेसेसरी है कि जिसने ऑडिट वर्किंग पेपर बनाए हैं वो वहाँ पर अपना साइन कर सके, डेट लिखे, किस दिन वो बनाए गए थे, किस दिन हमने उनको रिव्यू किया था, और अगर वर्किंग पेपर्स में कोई सिंबल्स हैं तो वो सिंबल किस चीज़ के लिए लिखे गए हैं। अब ये कंपल्सरी नहीं है ऑडिट वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना, लेकिन अच्छा होता है अगर आप ऑडिट वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ों में, कोर्ट में एविडेंस के रूप से एफिशिएंसी दिखाने के लिए बहुत चीज़ों में हेल्पफुल होते हैं। यही वर्किंग पेपर्स आप अपने क्लाइंट की परमिशन के बिना तीसरे पार्टी को कभी नहीं दिखा सकते। अब एक डाउट आता है ओनरशिप पर वर्किंग पेपर्स की। कई बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वर्किंग पेपर्स बनाए ऑडिटर ने थे लेकिन बने तो क्लाइंट के लिए थे, तो इनको कौन ओन करेगा? तो बेटा इसमें दो केसेस हैं। Those working papers which have been prepared in accordance with the instructions and orders of the client, अगर क्लाइंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी उसके हिसाब से हमने वर्किंग पेपर्स बनाए हैं और उसके लिए क्लाइंट ने आपको फीस भी पे कर दी है, तो बेटा वो क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स होंगे, वो ऑडिटर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होंगी। लेकिन इसके अलावा जो पेपर्स हैं, जैसे ऑडिट नोटबुक है, डॉक्यूमेंट्स के नीचे ऑडिटर ने कोई कमेंट किए हैं, कोई नंबर्स की एडिशन की है, कोई डिवीजन की है, बैलेंसेस निकाले हैं, जो ऑडिटर ने खुद बनाए हैं वो ऑडिटर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ऑडिटर उनको ओन करेगा। अब बात करते हैं ऑडिट वर्क जो है उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या रूल्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए ऑडिट का काम करते हुए। सबसे पहला है यूज़ ऑफ स्पेशल टिक्स। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं ना तो ऑडिटर बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करता है। उन सिंबल्स को यूज़ करते हुए लेकिन आपको बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि टोटलिंग के लिए, पोस्टिंग के लिए एक ही सिंबल हो, बैलेंसिंग के लिए फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये टोटलिंग के लिए यूज़ किया था या बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया था। तो अलग अलग टास्क्स के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए जाएं। ये सिंबल्स बिल्कुल क्लियर हों और छोटे हों। ऐसा ना हो इतना बड़ा सिंबल है कि वो 1 को 7 बना रहा है, तो वो सिंबल बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, ऑडिटर को इन सिंबल्स के लिए अलग अलग कलर्स के पेन या पेंसिल यूज़ करने चाहिए ताकि वो उन्हें अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सके। साल दर साल भी जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें भी चेंज करना चाहिए आपको पेंसिल या पेन के कलर का। तो जब आप स्पेशल टिक्स या सिंबल्स यूज़ करते हैं तो इस तरह की प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी चाहिए।
कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सिटिंग, जितना ज़्यादा आपसे पॉसिबल हो एक टास्क, एक काम जो है या एक पार्ट जो आपने निकाला एक पोर्शन, वो एक सिटिंग में ही बैठ के, एक ही बार में बैठ के आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो जितना आपने काम किया है उसका टोटल या जो बैलेंस है वो आप अपनी ऑडिट नोटबुक में क्लियरली लिखेंगे। इन केस ऑफ चेंज इन फिगर्स, अगर ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन होने के बाद फिगर्स में कोई छेड़खानी हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो जो पोस्ट किया गया है उसके रिलेटेड उसे भी चेक करो कि छेड़खानी के रिलेटेड क्या पोस्ट किया गया है, कि किस रीज़न की वजह से हमने फिगर्स को ऑल्टर या चेंज किया है। कॉलिंग एंड चेकिंग, जब एग्जाम करते हैं ना अकाउंट्स को, तो दो लोगों को बिठा लो, एक बोलता रहेगा दूसरा चेक करता रहेगा। उससे क्या है, जब एक इंसान बोल रहा है दूसरा चेक कर रहा है तो इजी हो जाता है काम करना। हेल्प ऑफ वाउचर्स, वाउचिंग का काम भी 2 एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए बेटा। जो अकाउंट्स हैं वो कंसर्न्ड वाउचर्स के तहत, बिल्स के तहत ही आप वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, ऑडिटर का ये काम नहीं है कि वो अकाउंट्स के बैलेंस करे। अगर वो बैलेंस कर रहा है, कई बार स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो नहीं अफोर्ड कर पाते या उनके पास कई बार क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं होते, तो तब ये काम भी ऑडिटर करता है। लेकिन अगर वो ये काम कर रहा है तो वो एज ऑडिटर नहीं कर रहा, वो एज अकाउंटेंट काम कर रहा है। इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ चेकिंग। चेकिंग के लिए ना बेटा 4 मेथड्स हैं, हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, ऑडिटिंग इन डेप्थ और